नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो हमारा अवधारणा के विषय पर चर्चा चल रही थी, तो उसी में जो संप्रभुता का टॉपिक था उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज संप्रभुता का पार्ट 2 इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक तो संप्रभुता से जुड़ी जो अन्य अवधारणाएं हैं, क्योंकि जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर संप्रभुता की अवधारणा को अच्छे से समझना है तो कुछ और अवधारणाओं को भी हमको समझना होगा। तो जो वो अन्य अवधारणाएं हैं उनको समझेंगे, साथ ही भारत के संदर्भ में संप्रभुता को जानेंगे कि संप्रभुता भारत को कब मिली, कब अर्जित हुई, कब मिली। इसके अलावा और बहुत सी बातें हम लोग इस विषय में कि संप्रभुता को चुनौती कैसे मिली, कब मिली, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं संप्रभुता से जुड़ी अन्य अवधारणाओं के बारे में। अगर हम संप्रभुता से जुड़ी एक अन्य अवधारणा के बारे में बात करते हैं तो एक अवधारणा आपकी है, वो है आपका संरक्षित राज्य या आधिपत्य राज्य, इंग्लिश में प्रोटेक्ट स्टेट। दोस्तों, जो संरक्षित राज्य कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि जो राजा है या जो राज्य है वो पूर्ण रूप से अपनी संप्रभुता का प्रयोग नहीं करता। याद कीजिए, मैंने आपको संप्रभुता के बारे में क्या बोला था। फर्स्ट लेक्चर आप सुनिएगा कि कोई भी राज्य और राज्य में उसकी सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मामलों में, दोनों ही इशू में निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, यानी कि उसके निर्णय पे किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव, प्रतिबंध न हो। तो उसको हम लोग कहते हैं एक संप्रभु सरकार, संप्रभु राज्य। संप्रभुता का अर्थ ही यही है, आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की आज़ादी। लेकिन जब हम प्रोटेक्ट स्टेट की बात करते हैं, संरक्षित राज्य की बात करते हैं, तो संरक्षित राज्य के अंदर जो राज्य है वो अपनी बाह्य संप्रभुता को काफी हद तक किसी दूसरे राज्य को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। जैसे हम बात करें उसके वैदेशिक मामले, उसके रक्षा संबंधित मामले, सुरक्षा के इशू, ये सब क्या किया, दूसरे देश को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे हम बात करें, इसका उदाहरण दें हम लोग, तो 1975 से पहले की हम बात करें तो सिक्किम को हम यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों, जब चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति हुई और चीन अपना साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था, जिसके तहत उसने तिब्बत को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया, तो उस समय भारत और चीन की सीमा पर अवस्थित राज्य, चाहे हम नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, सिक्किम की बात करें, अब जानते ही हैं। तो नेपाल ने भी हमसे संधि की, भूटान ने भी हमसे संधि की, और सिक्किम ने तो हमको प्रोटेक्ट स्टेट का दर्जा दिया, क्योंकि नेपाल और भूटान के मामले में अगर हम देखें, नेपाल और भूटान के मुकाबले सिक्किम तो बहुत ही छोटा सा राज्य था, बहुत ही छोटा सा राज्य। तो नेपाल और भूटान ने जो संधि की, आप जानते भी होंगे, नेपाल वाली जो संधि थी 1950 की, वो अभी तक चल रही है, लेकिन भूटान ने जो 1949 में जो संधि की थी वो 2007 में समाप्त हो चुकी है। और सिक्किम को हमने प्रोटेक्ट स्टेट का दर्जा दिया था, लेकिन बाद में सिक्किम ने कहा ना जी, प्रोटेक्ट छोड़िए, आप अपने में ही हमको क्या कर लीजिए, समाहित कर लीजिए। जैसे हम जानते हैं कि जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 है, तो अनुच्छेद 2 के तहत हम ये कार्य करते हैं, और हमने 1975 में सिक्किम को अपना 22वां प्रदेश बनाया। लेकिन बिफोर इट सिक्किम जो था वो भारत का एक संरक्षित राज्य यानी कि प्रोटेक्ट स्टेट था। इज दिस क्लियर? तो सिक्किम क्या था, भारत का एक संरक्षित राज्य, यानी कि सिक्किम के ऊपर अगर कोई आक्रमण होता तो ये आक्रमण भारत के ऊपर था, क्योंकि भारत ने उसे अपना संरक्षण दिया था। तो 1975 का हम बात देखें तो यहाँ पर सिक्किम ने अपनी संप्रभुता को, बाह्य संप्रभुता को भारत को क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। तो ये संरक्षित राज्य एक संप्रभुता से जुड़ी अवधारणा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1975 से पहले भी सिक्किम जो था एक संप्रभु राज्य, संप्रभु देश नहीं था। दैट्स क्लियर। अगला जो शब्द है वो है डोमेन स्टेट। डोमिनियन स्टेट किसे बोलते हैं? हिंदी में स्वायत्त प्रदेश, कंट्री, देश। दोस्तों,
जो डोमिनियन स्टेट होता है, अगर हम डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं तो ऐसे राज्य को आज़ादी तो मिल जाती है, फ्रीडम तो मिल जाती है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट में देखें, दस्तावेज में देखें, हम डॉक्यूमेंट में देखें, दस्तावेज में देखें तो वही राज्य दिखाई देता है। राज्य कैसे दिखाई देता है, हम उसकी बात करें तो इस व्यवस्था में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो राजा या राष्ट्रपति है वो उसी राज्य का जिसका पहले क्या था, नियंत्रण था। डोमेन में क्या हुआ, एक छोटा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल आप समझिएगा। ए स्टेट है और ये बी स्टेट है। ए ने बी को क्या किया, अपने अधीन किया हुआ था। क्लियर? ए ने बी को अपने अधीन किया हुआ था और हुआ क्या, ए ने बी को स्वतंत्र कर दिया, फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद जब तक ये भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नहीं बना लेता है, अपनी व्यवस्था नहीं बना लेता है, ये जो भी इनकी आज़ादी में टर्म तय थी, तब तक जो ए का राजा था वही बी का राजा भी क्या करेगा, कहलाएगा। केवल ओनली इन डॉक्यूमेंट, अन्य तरह नहीं, ओनली इन डॉक्यूमेंट, केवल डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब इसका एक बड़ा प्यारा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। 1947 में भारत को क्या मिली, आज़ादी मिली। और आपको याद होगा इसके लिए भारत के लिए एक एक्ट बनाया गया था, एक्ट 1947। और इस एक्ट में कहा गया था कि हमारे दो डोमेन होंगे, भारत और दूसरा पाकिस्तान। क्लियर? और आपको याद होगा मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन को हमने क्या बनाया है, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया। हाँ या ना? हमने उसको रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। मीन डैट इससे पहले की जो व्यवस्था चल रही थी वो 1935 के अधिनियम से चल रही थी, क्योंकि जो 1947 का एक्ट था इसमें ये बात लिखी हुई थी। मैंने गणतंत्र टॉपिक पर, अवधारणा पर एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इस बात को पूरा समझाया हुआ, आप उसमें देखिएगा, मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो हम देखें कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व हम क्या थे, एक डोमेन थे, लेकिन इस तारीख के बाद हम क्या बन गए, पूर्ण रूप से एक इंडिपेंडेंट बन गए, पूर्ण रूप से, क्योंकि हम क्या बन गए, रिपब्लिक बन गए, पूरे एक स्वतंत्र मुल्क बन गए। हालांकि स्वतंत्रता तो हमको 15 अगस्त को मिल चुकी थी, 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन तब तक क्या था, 15 अगस्त को आज़ादी मिलने के बाद भी, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले, तो दो तीन चीज़ समझिएगा। 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे, एक उपनिवेश थे, यानी कि ब्रिटेन के साम्राज्य, ब्रिटेन जो साम्राज्य था उसके क्या तो उपनिवेश थे। 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हम एक डोमिनियन स्टेट रहे, और 26 जनवरी 1950 से और अब तक हम लोग चल रहे हैं, हम लोग क्या चल रहे हैं, एक रिपब्लिक चल रहे हैं, गणतंत्र चल रहे हैं। तो डोमेन में क्या हुआ कि दस्तावेज में अधीन लेकिन राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और राजा दूसरे का ही कहलाएगा जब तक वो व्यवस्था बदल ना दी जाए। देखा, अब जैसा कनाडा की हम बात करें, वो आज भी क्या है, अपने डोमेन स्टेट को लेके चल रहा है, कि वो कहता है कि आज भी ब्रिटेन की जो रानी है वो हमारी रानी है, वो लेके चलो, उसकी व्यवस्था है। हमने कहा हम क्यों माने भाई ब्रिटेन की रानी को अपनी रानी, हम तो अपनी रानी को अपनी रानी मानेंगे, अपने राजा को अपना राजा मानेंगे, हम उसका क्यों माने? तो हम उनको लेके नहीं चलते, उनको मानते नहीं हैं। तो ये था दोस्तों आपका क्या, डोमेन। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। तो जैसा आज हम आज भी बात करें, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये आज भी अपना डोमेन स्टेट रखते हैं। और दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में भी ये देश क्या है, शामिल है, हम भी शामिल हैं, लेकिन हम जो शामिल हैं वो एक रिपब्लिक की तरह शामिल हैं, एक डोमेन स्टेट की तरह शामिल नहीं है। क्लियर? मेरा क्लियर हो गया होगा।
क्लियर। आगे चले दोस्तों, स्वायत्ता, एक शब्द है ये स्वायत्ता, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी के बारे में दोस्तों मैं क्या बोलूं आपको, कुछ मामलों में अपना स्वयं का फैसला लेने का अधिकार मिलता है। जैसे अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर, अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत क्या प्राप्त था, स्वायत्ता, ऑटोनॉमी प्राप्त थी। स्वायत्ता को अगर मैं ये कहूं तो मैं इसको एक पिक्चर साहब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मैं अगर स्वायत्ता की बात कर रहा हूं तो स्वायत्ता को मैं कह सकता हूं कि ये एक स्टेट है। मान लो हम भारत की बात करें, ये भारत है, एक स्टेट है। स्टेट के अंदर कोई निश्चित क्षेत्र है, मान लेते हैं आज की तारीख में ये मान लेते हैं अनुसूची 6। क्या अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजाति क्षेत्र है, उस जनजाति क्षेत्र के अंदर एक जनजाति परिषद बनाई जाती है और इस परिषद को स्वायत्ता दी गई है हमारी व्यवस्था में। क्लियर। यानी कि हम आज भी अगर बात करें, इससे पहले मैंने कहा 2019 से पूर्व हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर सकते हैं आर्टिकल 370 के तहत, लेकिन वर्तमान में बात रही नहीं गई। हम आज की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अलावा अगर हम बात करते हैं तो अनुसूची 6 है, अनुसूची 7 है, सॉरी अनुसूची 5, अनुसूची 6, साथ में तो आपका बंटवारा हो जाता है शक्तियों का, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अनुसूची 5 में जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का प्रशासन। तो इन क्षेत्रों की जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके लिए अलग से परिषद बनाई जाती है। उस परिषद को बहुत सारी स्वायत्ता है कि वो अपने अकॉर्डिंग कानून बना सकते हैं, अपने क्षेत्र में किस प्रकार व्यवस्था चलाई जाए, किस प्रकार कानून चलाया जाए, उसके संदर्भ में क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। ये पूरी आज़ादी दी गई है। तो स्वायत्ता को मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि एक राज्य के भीतर कोई दूसरा क्षेत्र, उसी के अंदर क्षेत्र जिसको निश्चित क्षेत्र में साथ में निश्चित मात्रा में आजादी। ऐसा नहीं कि इस जनजाति क्षेत्र परिषद को यह अधिकार मिल जाता है कि ये चाहे तो पश्चिम बंगाल से वार्तालाप कर ले या संबंध बना ले, नहीं है, क्योंकि ये अधिकार किसके पास में है, हमारी सेंटर के पास में है, यानी कि केंद्र सरकार के पास में है। तो पूरी आज़ादी नहीं है, पूरी स्वतंत्रता नहीं है, केवल और केवल क्या, निश्चित क्षेत्र में, केवल इसी क्षेत्र में वो जनजाति परिषद चाहे तो हम यहाँ पे अपना कानून बना ले, नहीं लागू होगा, केवल इसी क्षेत्र में कानून लागू होगा। लेकिन साथ ही किन किन मामलों में होगा वो भी बताया जाता है। तो मैं स्वायत्ता को ऐसे बोल सकता हूं कि निश्चित क्षेत्र में निश्चित मात्रा में करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, कुछ भी कार्य उसी जो बताई गई मर्यादा उसमें करने का अधिकार। दोस्तों स्वायत्ता को अगर आपको समझना है तो स्वायत्ता को मैं आपको एक बड़े अच्छे उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण मेरे दिमाग में आया। हम सब लोग परिवार में रहते हैं, परिवार में हमारा घर है, घर में क्या है, हमें एक कमरा मिलता है, हर मतलब कि भाई आप उस कमरे में पढ़िए, उसमें अपना सोइए, खाइए, जो भी उसमें आप कमरे कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपका घर है और पिताजी ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा कमरा है। मान लेते हैं पिताजी का नाम है सोमदत्त जी और बेटे का नाम है चंचल जी। ये मैंने आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ उदाहरण समझिएगा। तो सोमदत्त जी ने चंचल जी को कहा कि बेटा चंचल तुम्हारा जो ये कमरा है ये क्या है, पूरा पूरा तुम्हारे लिए स्वतंत्र है, इसमें तुम पूरे आज़ाद हो।
तुम्हारा जैसे मन करे कपड़े पहनने का वो पहनो, तुम बॉक्सर पहनो, बरमोडा पहनो, ट्राउज़र पहनो, लोअर पहनो, खेपरी पहनो, कुछ भी पहनो, या इट्स योर चॉइस। पिताजी ने दे दिया। लेकिन बेटा जैसे इस कमरे की दीवारी से बाहर निकल कर आओगे तो तुम्हें घर की मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि घर में बहन भी है, मम्मी भी हैं, और भी लोग हैं, जहाँ पर तुमको क्या करना है, घर की मर्यादाओं का ध्यान रखना है कि तुम्हें बाहर आना है तो कुर्ते पजामे में आना है, पैंट शर्ट में आना है, जिन जो एक मर्यादाओं में आना है। कमरे के अंदर तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहे जैसा चाहे वैसे करो। पहली आज़ादी इस कमरे के अंदर, चार दीवारी के अंदर आपको आज़ादी दी। तो मैंने ये कहा कि इस पूरे घर के अंदर आज़ादी नहीं दी, इस निश्चित क्षेत्र के अंदर आज़ादी दी। तो एक तो ये बात समझ में आई। दूसरी बात, निश्चित मर्यादा में, अब मर्यादा की बात समझिएगा, क्षेत्र समझ में आया। पूरे घर में आज़ादी नहीं है, घर से बाहर आते, इस कमरे से बाहर आते ही आप पर घर के नियम रेगुलेशन लागू हो गए। ठीक है जी। दूसरा, निश्चित मर्यादा में आपने क्या किया, कमरे के अंदर स्पीकर लगाए। अब स्पीकर लगाने के बाद आपने क्या किया, पूरा शोर शराबा करना शुरू कर दिया। अंदर ही रहकर कमरे के अंदर स्पीकर आपने चलाया, अपना पूरा भजन लगा रहे हैं, पूरा गाना गा रहे हैं, जो भी आपका मन कर रहा है सॉन्ग लगा रहे हैं, पूरा जोर जोर चल रहा है, हल्ला हो रहा है पूरा। कौन कहे काले के फलाना ही फलाना, पूरा माहौल आपने बना रखा है। इससे हो क्या रहा है, उतना तेज आपने साउंड किया कि घर के जो अन्य सदस्य हैं उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई, क्योंकि पापा के बाहर भजन चल रहे थे, मीरा के भजन, कृष्णा के भजन, राधा के भजन, जो भी चल रहे थे, उसमें क्या होता, आपके जो सॉन्ग थे उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। तत्काल पिताजी ने क्या कहा, आवाज नीचे। यानी कि निश्चित क्षेत्र में, निश्चित मात्रा में इस दीवारी के अंदर आवाज इतनी नहीं कि आप औरों को डिस्टर्ब करें। तो जैसे मैंने कहा, अनुसूची 6 के तहत, अनुसूची 6 के तहत जब मैं कह रहा था कि जो आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ की जो जनजातीय क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए परिषद बनाई गई। तो जैसे मैंने ये असम का उदाहरण लिया, मान लो ये असम है पूरा का पूरा, तो इस असम के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि ये असम आपका हुआ, तो असम के अंदर जो ये जनजातीय क्षेत्र है, यानी कि पूरा तो ये असम हुआ, और असम के अंदर जो ये असम जनजातीय क्षेत्र है, तो केवल इस क्षेत्र में उस परिषद के रूल रेगुलेशन लागू होंगे। वो परिषद अगर कहेगी मैं यहां भी अपने रूल रेगुलेशन बनाना चाहती हूं, बनाऊंगी, तो लागू नहीं होगा, पहली बात। और वो परिषद ये कहेगी मैं तो पाकिस्तान के साथ संबंध बनाऊंगी, तो ये भी लागू नहीं होगा। इससे बाहर निकलते ही तो निश्चित क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, और ये वाली बात निश्चित मात्रा में आ गई। तो डेट इज द स्वायत्ता। जैसे 370 अगस्त 2019 से पहले किसको मिला था, कश्मीर को मिला था, लेकिन आज कश्मीर के पास स्वायत्ता नहीं है। आज हम देखें तो जनजाति परिषदों के पास, जो मैंने आपको कहा, जम्मू कश्मीर, वो अनुसूची 6, अनुसूची 5, उनमें जो मिलता है, ये स्वायत्ता के बारे में दोस्तों हमने जाना। अगली बात करें, साम्राज्य, एम्पायर। साम्राज्य किसको बोलते हैं, एम्पायर किसे बोलते हैं? दोस्तों एक दौर था जब साम्राज्य को दौर था। जर्मन साम्राज्य, रशियन साम्राज्य, जापान का साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांस का साम्राज्य। आप देखें तो 14वीं-15वीं सदी से लेके और यहाँ तक आप देखें जो 20वीं सदी का मध्य देखें, अब तो 21वीं सदी चल रही है, तो साम्राज्यों को दौर रहा। बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। तो ये साम्राज्य कहते किसको होते हैं, एम्पायर कहते किसे थे? पहले भी था, जैसे अशोक का साम्राज्य, हर्ष का साम्राज्य, तब भी साम्राज्य हुआ करते थे। लेकिन ये जो 14वीं-15वीं सदी, तो पूरी दुनिया में साम्राज्य का दौर बहुत बहुत बड़े व्यापक रूप में पूरी दुनिया जीतने के लिए निकल जाते थे लोग। साम्राज्य कहते किसे हैं? और वही साम्राज्य से जुड़ा एक शब्द है उपनिवेश। इन दोनों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। साम्राज्य की जब मैं बात कर रहा हूं तो पराधीन बनाए गए देश के ऊपर अपनी संप्रभुता स्थापित कर दी जाती है। मतलब किसी देश ने, मान लो मैं देश ए है और ये देश बी है, ए ने बी पर क्या किया, आक्रमण किया। युद्ध निश्चित ही है साम्राज्य में, युद्ध निश्चित ही है।
ए ने क्या किया, बी पर क्या किया, आक्रमण किया, और आक्रमण करके बी को अपने अधीन कर लिया। और अधीन करने के बाद उसने क्या किया, जैसे उस राज्य के और प्रांत थे उन्हीं प्रांतों की तरह उस राज्य क्षेत्र को जिसको जीता था उसको भी बना दिया गया। यानी कि उसके जो और प्रांत थे, जैसे ये उसके प्रांत थे सब, और उसने इस राज्य को क्या किया, जीत लिया। तो जीतने के बाद उसने कहा कि मेरी जो बाउंड्री है अब वो ये वाली बाउंड्री होगी, यानी कि मेरी ये नई बाउंड्री बन चुकी है, अब ये मेरा क्या है, हिस्सा है, मेरा ये पार्ट है, डेट इज द साम्राज्य। क्लियर दोस्तों, ये हुआ साम्राज्य। मतलब साम्राज्य में जो हारा हुआ देश होता है, हारा हुआ जो क्षेत्र होता है, वो उस देश का एक हिस्सा बन जाता है, जैसे उसके अन्य और क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा साम्राज्य। इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल तिब्बत। तिब्बत आज चीन का उपनिवेश नहीं है, तिब्बत आज चीन का क्या है दोस्तों, साम्राज्य है। तो चीन ने तिब्बत को अपना साम्राज्य बनाया है और साम्राज्य के तहत उसको क्या अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो चीन का तिब्बत को अपने में समाहित कर लेना साम्राज्यवाद का, साम्राज्य का एक उदाहरण है। उपनिवेश की बात करें, उपनिवेश में क्या होता है, ए और बी, ए कंट्री के लोग बी कंट्री में जाकर बस जाते हैं। बसने के बाद और जो ये बस रहे हैं, ये जो बसावट होती है वहाँ पर, वो बसावट होती है उस देश के जो प्रभु सत्ताधारी, यानी कि जो राजा है, उसकी अनुमति से ये बसावट होती है कि हम साहब जा रहे हैं। जैसे भारत की बात हम करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी, दोस्तों आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य से, यानी कि जो ब्रिटिश का सम्राट था, उससे अनुमति लेके भारत में आई। क्लियर, यानी कि ब्रिटेन के लोग कहां पर आए दोस्तों, भारत में आए, यहां पे वो बसे और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहां की राजनीतिक सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। जानते होंगे आप 1757 का जो प्लासी वॉर था, द वॉर ऑफ प्लासी, ये प्लासी का युद्ध नहीं था और ये सामान्य युद्ध नहीं था। ये युद्ध ये तय करने वाला था कि आने वाले 200 साल तक, लगभग 200 साल तक, इस देश पर अब कौन राज्य करने वाला है, किस देश का यहां पर क्या होगा, नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा। प्लासी का युद्ध नहीं था केवल, ये क्या था, भारत का भाग्य 200 सालों के लिए तय करने वाला युद्ध था। और आप जानते हो कि 1757 के बाद 1773 में क्या हुआ, आपका रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ, यानी कि यहां पर रूल कैसे चलाया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, रूल बन कहां पर आया, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट कहां पर बना, ब्रिटेन में, और किसके लिए बना, इंडिया के लिए बना। ये जितने भी कानून पारित हुए, इनका मोटिव केवल यही था, इनका मकसद केवल यही था कि हम इस देश के जिस पर हमने कंट्रोल किया है, कब्जा किया है, उसके संसाधनों का दोहन करें। और किसके लिए दोहन करें, इस राज्य के लिए जिसके वो क्या थे, जहां से वो लोग आए थे। वहां पर जो पहुंचे लोग हैं, यहाँ पे आए हुए लोग थे, बसे थे, कहां से, यहां से आकर बसे थे, वो हमेशा वफादार रहेंगे केवल इस देश के, इस राज्य के। उनको यहाँ के जनता से, यहाँ की पब्लिक से कोई इमोशन नहीं। उन्हें पता है कि हम तो यहाँ पर क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने देश के लिए यहाँ से धन को लूटना है और अपने देश के डेवलपमेंट में इस पैसे को लगाना है। आप ब्रिटेन में जो बड़े बड़े इमारतें देखते हैं, बड़ी बड़ी सब चीज़ें देखती हैं, तो कहीं और से नहीं, वो सब कुछ हमारे जैसे देशों में, यानी कि जो जो ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश बनाए थे, उन्हीं देशों से जाकर क्या हुए हैं दोस्तों, बसे हुए हैं। यहाँ के देश के लोग भूखे मरे, अकाल पड़े, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो कोई मतलब भी नहीं है। तो उपनिवेश में क्या होता है, अब देखिए साम्राज्य में क्या हुआ, साम्राज्य में तो ये हुआ था कि इस देश ने दूसरे देश को अपने अंदर क्या कर लिया था, समाहित कर लिया था, अपना पार्ट बना लिया था, दैट इज द साम्राज्य। लेकिन उपनिवेश में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ है।
ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि ये तो इसके शोषण का माध्यम बन गए। ये तो क्या करेंगे, उसका शोषण कर रहे हैं। यहां पर जब हिस्सा इसका बन गया तो वो राज्य यहां पर अगर विकास कर रहा है इस क्षेत्र में, तो वो यहां भी विकास करेगा। लेकिन यहां पर अगर विकास हुआ है उपनिवेश के अंदर, तो वो जो विकास हुआ है दोस्तों, उस विकास का मकसद केवल इतना था कि हमारा क्या हो सके, हमारा जो शासन है वो लंबे समय तक स्थायी हो सके। जैसे ब्रिटिश ने भारत के अंदर रेल चलाई, तो रेल चलाने का मकसद उनका ये नहीं था कि भारतीयों को सुविधा मिले। ठीक है, वो तो बात ना जाने क्या बात है हम में कि हम हर चीज को अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। लेकिन रेल चलाई, उनका मकसद क्या था साहब? उनका मोटिव ये था रेल चलाने का कि ताकि जो उनका व्यापारिक हित है वो सर सके, लोग गांवों से काम करने के लिए शहरों में आ सके, उनका जो सामान है वो आ जा सके। इन सब के लिए रेल बनाई, जो भी चीज़ें अपने लिए बनाई। बड़ी बड़ी सिटियों को आप देखें जो बहुत हिल स्टेशन आपको मिलते हैं, और हिल स्टेशन के कारण सब सुना होगा माल रोड। वो माल रोड किसने बनाए, हिल स्टेशन किसने बनाए? ब्रिटिश ने बनाए, ताकि वो, क्योंकि वो ठंडे से आए थे, वहीं के लोग थे, उनके इमोशंस वहीं पे जुड़े हुए थे, तो वो यहाँ पे ठंडी जगह ढूंढते थे रहने के लिए। दिल्ली होगी सर्दियों में राजधानी, गर्मियों में आपकी क्या होगी, शिमला राजधानी होगी। सारे काम उनके ऐसे ही थे। डैट इज उपनिवेश। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको साम्राज्य और उपनिवेश में अंतर समझ में आ गया होगा। भारत उपनिवेश था, तिब्बत जो है वो साम्राज्य था। क्लियर? आगे चले। और एक बात मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात और आपको बता दूं, जो उपनिवेश होता है ना, उपनिवेश में ये भी कोशिश करता है, ये वाला देश ये भी कोशिश करता है कि इन लोगों के ऊपर हमेशा के लिए नियंत्रण बना रहे। और नियंत्रण बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी तरीका क्या है? एक आपने कहावत सुनी होगी बचपन से, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कि इस प्रकार का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो कि वो लोग ये मान ले कि हम जो हैं इन्हीं के गुलामी, हमसे श्रेष्ठ हैं और हम इनके सामने क्या है, निम्न हैं, हमारे कोई औकात नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन हमेशा ये बोलता था कि तुम्हें तो हमारा थैंकफुल होना चाहिए कि तुम अनसिविलाइज्ड पीपल थे, सभ्य लोग थे, तुमको हमने क्या किया, सभ्य बनाया। हमारे पूरे इतिहास के साथ उन्होंने क्या किया, मजाक किया दोस्तों। पूरा इतिहास को हमारे क्या किया, बदल के रख दिया। हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारी बैकग्राउंड क्या थी, इस प्रकार से क्या कि हमको ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि तुम लोग तो जो हो बिल्कुल असभ्य हो, पशुवत जीवन जीते हो, तुम तो क्या हो, सांप हो, सपेरे हो, बीन बजाते हो, है ना वो नागिन। हम आज भी नागिन नचना, उसी नागिन नचना हम अभी भी लगे हुए हैं। जब हमको ब्रिटिशों ने जो पीपनी बजाई थी तो हमारी थी बेटे नाचो, हम नाच रहे आज इसमें नागिन नचना। तो सांप सपेरे के देश हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, कुछ जानकारी नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत से लोग इसी मानसिकता से आगे क्या हो गए थे, दब गए थे। ये बाद में जब हमारे नेशनल लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम असभ्य हैं तो हम अपने आप देख लेंगे, अपने आप सिस्टम को देख लेंगे। हमको आज़ादी मिली थी, आपको याद होगा। तो आज़ादी के समय इन्होंने कहा था, ब्रिटिश ने कहा था कि ये ज़्यादा दिन नहीं चला पाएंगे, चला ही नहीं सकते सिस्टम को, हमको बुलाएंगे, हमको आगे गुरुद्वारा देखना पड़ेगा। लेकिन हमने दिखाया एक स्वतंत्र और एक बेहतर लोकतंत्र की हमने स्थापना करके दिखाई। वो बात अलग है कि एक दो धब्बा हमारे लोकतंत्र पर लगा, जैसे इमरजेंसी का धब्बा लगा, एक दो धब्बे लगे, लेकिन फिर भी हमने एक सफल, आप देखिए और देशों को देखिए, उस समय जितने देश आज़ाद हुए, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए, उनके मुकाबले में आज हमको देखिए तो हम कहाँ से कहाँ पर हैं। कमियां तो सभी जगह होती है, हर समाज में कमियां हैं, हर देश में कमियां हैं, लेकिन आप अच्छाइयों को तो देखिए हम कहाँ से कहाँ पर आ गए। एक सफल लोकतंत्र हमने दिया। चलिए, तो ये एक दोस्तों उपनिवेश की क्या है, ये मैंने आपको उपनिवेश के बारे में बोला। आगे जो अगली अवधारणा है उसके बारे में बात करें। अगली अवधारणा दोस्तों क्या है आपका, उपनिवेश, और उसके साथ एक अगला है आपका नव उपनिवेशवाद। जो ये नव उपनिवेशवाद है, ये 90 के बाद ये ज़्यादा चर्चा में आया, टर्म 1990 के बाद। उपनिवेशवाद में तो क्या था दोस्तों, राजनीतिक सत्ता पर कंट्रोल करके, जैसे मैंने कहा कि प्लासी के युद्ध के माध्यम से
भारत पर क्या किया, राजनीतिक अपनी सत्ता का क्या नियंत्रण किया गया। आप जानते होंगे फिर 1857 में पहली बार ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या हुआ, तो विद्रोह हुआ था। नवोपनिवेशवाद के अंदर क्या होता है कि राजनीतिक सत्ता पर कब्जा किए बगैर आर्थिक तरीकों से, आर्थिक साधनों से क्या किया जाता है, दूसरे देश के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। जैसे 1990 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था और पूरे विश्व में केवल एक ही ताकत बची थी, वो थी आपकी अमेरिका, जिसको हम लोग आईआर में बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व। और अमेरिका ने क्या किया, पूरे विश्व को अपने अकॉर्डिंग मूव कराना प्रारंभ कर दिया। तो तब अमेरिका ने इस नवोपनिवेशवाद को लेकर चला। इसने जो छोटे, गरीब, अल्प विकसित, विकासशील जो देश थे, उन पर अपना कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए अनुदान, ऋण जैसे कॉन्सेप्ट को क्या किया, एडॉप्ट किया। इसने क्या किया, जो अल्प विकसित थे या आपके विकासशील थे, उनको क्या दिया, डोनेशन दिया। उनको क्या दिया, लोन दिया, डेप्ट दिया, लोन दिया, कुछ भी कह लीजिए, लोन दिया, डेप्ट दिया। अब गरीब मुल्क हैं भैया, उनको लोन मिल जाए, मान लीजिए किसी को खाने की रोटी नहीं है और उसको कोई कंट्री के लिए मैं तेरी रोटी देता हूं, अब कैसे तेरा वो मतलब नहीं है, उसको रोटी मिल रही है, तो कहेगा माई बाप थैंक यू वेरी मच, क्लियर। अब होगा क्या, वो जो कंट्री है, वो जो देश है, वो अब उसके इशारे पर, उसकी उंगलियों पर क्या करेगा, ताथा थैया, हाँ या ना, भरतनाट्यम उसी उंगलियों पर होगा। वो देश जो कहेगा कि ऐसा करो, वैसा ही करेगा। मतलब उसने ऋण देकर, अनुदान देकर उस देश से तेथा थैया करवाना शुरू कर दिया, हाँ या ना, तेना थई, ता थई, दैट इज नवोपनिवेश यानी कि न्यूट्रलिज्म। हम आज की तारीख की बात करें तो चीन भी नवोपनिवेशवाद का एग्जाम्पल, जो टैप की पॉलिसी लेके चल रहा है, वो क्या कर रहा है, श्रीलंका को, मालदीव को, अफ्रीकन देशों को, काफी यूरोपियन देशों को अपना लोन ही तो बांट रहा है और हैवी इंटरेस्ट पर। श्रीलंका के हालात देखिए, मालदीव के हालात देखिए, बांग्लादेश के हालात देखिए। पाकिस्तान तो उभर ही नहीं पाएगा, जिंदगी पाकिस्तान खत्म ही हो गया, चीन के कर्जे में तो दबा हुआ है। क्या पाकिस्तान आज चीन की अवहेलना कर सकता है? अगर चीन कहे कि बोलो हाँ, तो पाकिस्तान क्या कहेगा, हाँ हाँ हाँ, यही कहेगा, हाँ या ना, करेक्ट। कहना पड़ेगा, नहीं कहेगा तो चीन क्या करेगा, हमारा पैसा वापस दो। जैसे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अड़का दिया था कि हमारा 1 बिलियन वापस करो, कल को चीन का भी कह सकता है। चीन ने अगर कह दिया, कहां से वापस पूरा बिक जाएगा, तब भी नहीं दे पाएगा, इतना कर्जा हो चुका है। तो डेट इज नव उपनिवेशवाद यानी कि न्यू कॉलोनिज्म। तो दोस्तों अब देखें तो इन सभी अवधारणाओं में, चाहे हम उपनिवेश की बात करें, चाहे हम साम्राज्य की बात करें, यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ तो पूर्ण रूप से उस राज्य की संप्रभुता तो खत्म ही हो गई। यहाँ पे संप्रभुता दिखने मात्र की भी नहीं, यहाँ भी पूरी खत्म ही है। और यहाँ पर भी क्या है, संप्रभुता रही कहाँ, यहाँ भी जो देश, मैंने कहा जो आंतरिक बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए आजाद हो, वो आपकी संप्रभुता है, लेकिन यहाँ भी संप्रभुता आपकी नहीं रही। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको संप्रभुता के संदर्भ में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। संप्रभुता को चुनौती के बारे में हम बात करें अगला समय की, संप्रभुता को चुनौती। देखिए संप्रभुता की अगर हम चुनौती की बात करें तो शक्ति गुटों का प्रभाव में आप देखें 1945 से लेकर जो 90 तक का दौर था, ये बाइपोलर वर्ल्ड था। एक तरफ आपका यूएसए, दूसरी आपका यूएसएसआर। ये भी अपना विस्तार कर रहा था, ये भी अपना विस्तार कर रहा था। इन्होंने अपना पूंजीवादी देशों को साथ लेकर अपना गुट बनाया था, अपना अलायंस बनाया था। इसने अपना साम्यवादी देशों को, समाजवादी देशों को, इसने नाटो बनाया था, इसने आपका वार्सा बनाया था, हाँ या ना। ये अपने अलायंस का विस्तार कर रहा है, ये अपने अलायंस का विस्तार कर रहा है। इन दोनों के अलावा एक दुनिया और भी थी जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहा गया, तृतीय विश्व कहा गया, थर्ड वर्ल्ड। कौन कौन? अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ये कंट्री वो थे जो नहीं चाहते थे कि हम इन गुटों में क्या हों, शामिल हों।
क्योंकि इन गुटों में शामिल होने का मतलब था कि अगर हम इस गुट में शामिल हुए तो इस गुट का लीडर यूएसए, और यूएसए के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, और फिर संप्रभुता रह कहां जाएगी? यूएसए ने कहा झंडा उठाओ चलो, तो भारत को क्या करना पड़ता? झंडा उठा के चलना पड़ जाता। तो कहां रही भारत की संप्रभुता? इतनी मेहनत से, इतनी जंग, सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद हमने क्या की थी? आज़ादी पाई थी, संप्रभुता पाई थी। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो हम देशों ने कहा ना जी, हम तो अपनी संप्रभुता किसी भी कंडीशन पर यहां पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। इन देशों को संघर्ष करना पड़ा, इन देशों को इन गुटों से लड़ना पड़ा, मजबूती से इकट्ठा होना पड़ा। इकट्ठा होने के लिए इन देशों ने क्या किया? अपना एक संगठन बनाया, अलग से नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। मजबूरी थी, ना करते तो क्या करते। हालांकि नाम मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे जब गुट में IR इंटरनेशनल समय बताऊंगा, नाम बताऊंगा कि नाम एक नीति थी या एक वाकई में एक आंदोलन था, एक पॉलिसी थी या एक मूवमेंट था, वो हम पूरी चर्चा करूंगा। लेकिन इन ब्रीफ नाम क्या था? इन देशों से अपने शोषण से बचाने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए नाम का निर्माण किया गया। हाँ या ना? ऐसे हम देखें 1990 के बाद यूएसए, अमेरिका, 1990 के बाद हम देखें तो अमेरिका। यही काम क्या था? अमेरिका का था। उसमें भी पूरे अमेरिका नहीं है। आप चाहे आप बात करें वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF की बात करें, उन सब के माध्यम से अमेरिका ने क्या किया था? पूरे विश्व पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, पूरे विश्व पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। अनेकों रिपोर्ट आई गुड गवर्नेंस के नाम से, और फिर आपका LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब के माध्यम से भी आप पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, ये कोई हम लोग बात करें जिसको न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स कहा गया, नए आर्थिक सुधार कहा गया, अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग बातें, लेकिन मैं इसकी बात कहूँ, नए आर्थिक सुधार के बारे में बात बोली जाए, करी जाए, तो ये था कि हम लोग गए वर्ल्ड बैंक के पास कि साहब हमको लोन दे दीजिए। आप जानते हो कि हमारा बजट हमेशा घाटे का बनता था। हम गए लोन दे दीजिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा कितना लोन चाहिए? हमने कहा साहब 5 करोड़, एक जस्ट एग्जाम्पल, 5 करोड़ चाहिए। सीरियसली मत लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं कि 5 करोड़ हम लोग लोन लेने जाएंगे। 5 करोड़ का लोन दे दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई 5 करोड़ नहीं, अब 10 करोड़ ले लीजिए। हमने कहा सर नहीं, 5 करोड़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं 5 करोड़ नहीं, अब 15 करोड़ लीजिए। हमने कहा वर्ल्ड बैंक को प्लीज़ मजाक मत कीजिए, 5 करोड़ की ज़रूरत है, 5 करोड़ दे दीजिए, बात खत्म। बोले आप 5 करोड़ नहीं, 20 करोड़ 25 करोड़ कितना ले लीजिए, लेकिन आप हमें ये बताइए आप लौटाएंगे कैसे, आप रिटर्न कैसे करेंगे? हमने कहा रिटर्न कैसे करेंगे मतलब? हमने कहा रिटर्न कैसे करेंगे मतलब? पूछ रहे आप पैसा कैसे लौटाएंगे, आपकी पॉलिसी क्या होगी लौटाने की, पैसा कब लौटाएंगे, जब पैसा लेके जा रहे हैं लौटाएंगे कब? हमने कहा साहब हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हम पाए पाए लौटा देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें लगता तो नहीं है। हमने कहा देखिए सर, आपने हमारे बारे में चावाक दर्शन सुना होगा। चावाक दर्शन ये कहता है रीनम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जिंदगी में आनंद लेना चाहिए, जिंदगी में मजे लेने चाहिए, भले ही उधार लेकर लें। कहा साहब ये दर्शन हमारे यहाँ पर है, हमारे ऋषि मुनि थे जो ऐसी बात बोलते थे, लेकिन हमारा देश इन सिद्धांतों पे चलता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं चलता है आपका, वर्ल्ड बैंक ने कहा नहीं चलता आपका सिद्धांत। बोले कैसे? कहा जी आपका वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि सरकार ही समस्त कार्यों को संपन्न करती है, और सरकार जब किसी कार्य को करती है तो सरकार लाभ के उद्देश्य नहीं बल्कि जन कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है। अभी कोरोना वैक्सीन दोस्तों लग रही है, तो कोरोना वैक्सीन सरकार लगा रही है, उसके बदले पैसा नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है लोगों की रक्षा करना। अगर यही वैक्सीन एक प्राइवेट बंदा लगाता, प्राइवेट लगाता, तो वो क्या होता, इसका पैसा लेता, चार्ज करता। तो कहा कि आप तो जो पैसा लेके जाओगे वेलफेयर में लगा दोगे, पैसा कुछ बचेगा ना, आप लौटाओगे कैसे?
तब उन्होंने कहा कि आपको गुड गवर्नेंस लाना होगा, गुड गवर्नेंस के लिए आपको एलपीजी को लाना होगा। तो दोस्तों, जो ये न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने आके हमको कहा कि हम नए आर्थिक सुधार लाए हैं, ये तो क्या था, दबाव में आए थे, लेकिन बोला कहा था नए इकोनॉमिकल रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। प्रेशर किसका था? वर्ल्ड बैंक का था। ना करते तो पैसा ना मिलता, लोन ना मिलता। इट्स दैट्स क्लियर। तो हम दबाव में लाए थे। लेकिन बात क्या होती है, इंडियंस में एक बात एक ऐसी है, ना जाने क्या बात है हमें, हमारे ऊपर कुछ भी हुआ हमने उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया, मोड़ लिया। ना जाने क्या बात है हमें कि हस्ती हमारी मिटती नहीं जहाँ से, जहाँ बड़ी बड़ी सभ्यता ख़त्म हो गई, हम नहीं मिटे। इसका रीज़न था हमारा लचीलापन और हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग किल कर लेना, मोड़ लेना। ठीक है, उनकी वस्तुएं हमारे यहाँ पर खूब आई तो हमारी सेवाएं भी उनके यहाँ पर गई। अब वो बात अलग है, सेवाओं में काफ़ी प्रतिभा पलायन के क्वेश्चन उठा कि भाई हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर इंजीनियर्स तैयार कर रही है, इंजीनियर जाके सेवा उनको दे रहे हैं, तो भारत सरकार को क्या लाभ हुआ? एक अलग विषय में उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ तो लाभ हुआ, आवाजाही तो हुई, आना जाना तो हुआ, समाज ने, उनके समाज ने, हमारे समाज ने एक दूसरे इंट्रैक्शन तो किया। हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तभी तो सीखते हैं, अकेले तो क्या हो जाते हैं, संत हो जाते हैं। अरे आप मुझसे मिलेंगे, मैं आपसे मिलूंगा, तभी तो आप कुछ मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द लर्निंग। चलिए, तो ये 90 के बाद एलपीजी, तो मेरा कहना मतलब कि एलपीजी जो आया वो भी एक दबाव में था। उस समय भी अपने संप्रभुता की रक्षा करना एक बड़ी चुनौती थी पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर से अल्प विकसित और विकासशील देशों में। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद आदि का प्रभाव, साम्राज्यवाद और आपका उपनिवेश के अंदर तो संप्रभुता की बात की ही जा सकती है। भारत के अंदर संप्रभुता की बात क्या, जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे तो उस समय हमारी संप्रभुता क्या, वो चाहते थे तो रोल्ट एक्ट लाते थे, वो चाहते थे जो चाहे उनका एक्ट लाएं, जैसे चाहे वैसे करें, उनका मन करे तो गोलियां चलवाते थे जलियांवाला बाग के अंदर, उनका मन ना करे तो कुछ भी नहीं, सब कुछ उनके ऊपर निर्भर था। हमारा क्या था, हमारा तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद भी आप देखें, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव अनेकों और रूप में आया, चाहे नव उपनिवेशवाद की बात करें, उनके रूप में आया। आर्थिक मुद्दों की प्रधानता जब 70-80 के दशक के बाद आर्थिक शक्ति का प्रभाव पड़ा, एलपीजी वगैरह से हम बात करें, तब भी क्या हुई, उस पर निर्भरता बनी, डिपेंडेंसी बनी, संप्रभुता को कुछ चुनौती दी गई। हम वर्तमान में भी बात करें, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया, जैसे मैं तेल की बात करूं, ऑयल लेना है, हम उस दौर की बात करें, 70, 80, 90 के दशक की बात करें, तो तेल पर हमारी डिपेंडेंसी कैसी थी। हमको चाहकर भी अपनी फॉरेन पॉलिसी, अगर हम चाहते थे उस समय इजराइल के साथ डायलॉग करना, बातचीत करना, संबंध बनाना, लेकिन हम अरब देशों के दबाव के कारण, क्योंकि उनसे हमको क्या चाहिए, तेल चाहिए होता था, हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से नहीं बना पा रहे थे। कि अगर हमने इजराइल से दोस्ती की, इजराइल से बात की, इजराइल से कूटनीतिक संबंध तो स्थापित कर दिए थे 90 के बाद ही, लेकिन हमारे पीएम कोई भी इजराइल विजिट करने तक नहीं गए, जबकि इजराइल हर तरह से हाथ खोले हमारे लिए, चाहे वो कारगिल वॉर हो, कोई भी आप मुद्दा देखें, हमेशा इजराइल ने हमारे लिए क्या किया, बाहें खोलकर हमारा स्वागत किया। लेकिन हमने हमेशा एक हेजिटेशन फील किया इजराइल से अपने आप को जोड़ने में। हमें डर क्या रहता है, अरब देश नाराज ना हो जाए। अरब देश नाराज होंगे तो हमको तेल की दिक्कत हो जाएगी, हमारी कारें, हमारी बाइक्स, हमारी मशीनरीज, हमारे रेल, हमारे प्लेन सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। हम डरते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता को क्या थी दोस्तों, चुनौती थी। भारत के समय हमारी संप्रभुता चुनौती थी, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज हमारा मन करेगा ईरान से खरीदेंगे, आज हमारा मन करेगा सऊदी से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। आज हम उस संप्रभुता का क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। आज आप कह सकते हैं नहीं सर, अमेरिका के दबाव में हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अमेरिका पूर्ण रूप से संप्रभु है। अगर हम आज के सार्वभौमिकरण के दौर में देखें तो जिस प्रकार दुनिया गुथ गई है, जुड़ गई है, मिल गई, भले हम आज आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं, लेकिन देखिए ना, आत्मनिर्भर की बात करें, कोरोना वैक्सीन को लेकर बात कर लीजिए। अभी तो हम भारत निर्मित वैक्सीन की बात कर रही थी, लेकिन अब हमारी सरकार ने क्या किया, सभी वैक्सीन के लिए, चाहे रशियन वैक्सीन हो, कोई और भी, चाइना को छोड़कर सारी वैक्सीन को हमने कह दिया आइए और हमारे यहाँ लोगों को लगाइए।
वैक्सीन उसको बनाया जा रहा है कि सब कुछ जितना लग जाए उतना जल्द जल्द लग जाए, क्योंकि टेंशन हो रही है लॉकडाउन ना लग जाए, कोरोना का महामारी का प्रसार और ज़्यादा ना हो जाए, जैसे महाराष्ट्र में हो गया है। दिल्ली की स्थिति भी लगभग ऐसी है। तो होता क्या है कि अगर हम आज की बात करें, तो अमेरिका की आप बात करें, अमेरिका भी तो कहीं ना कहीं निर्भर हो गया था। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, जब उसको कोरोना की बहुत तेजी से रफ्तार चल रही थी तो हमारे यहाँ से मेडिसिन की बात कर रहा था। और आप देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका जब ईरान को धमकी देता है, लगातार वेस्ट एशिया के अंदर ईरान को धमकी देता है, ईरान को बोलता है कि हम ये कर दें वो कर देंगे, लेकिन कर क्यों नहीं पाता? तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लगता है। अफगानिस्तान के अंदर आप देखिए, अमेरिका को देखिए। तो विश्व का जो शक्तिशाली देश भी है वो भी खुलकर मैं कहूं तो बाह्य मामलों में अपनी पूरी सॉवरेंटी का इस्तेमाल कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। आप कहेंगे सर वैसा तो इस्तेमाल करता है, लेकिन निर्णय की बात हो रही है कि निर्णय खुलकर नहीं ले पा रहा है, अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से बना नहीं पा रहा है, क्योंकि हम सब देश आपस में क्या हैं, गुठे हुए हैं, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं हमारी निर्भरताएं हैं। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हमारी संप्रभुता पूर्ण रूप से खत्म हो गई। भाई आज अमेरिका हमारे लिए कुछ कर रहा है, हम अमेरिका के लिए कुछ कर रहे हैं। जहां अमेरिका हमको की आंख दिखाता है, हम रशिया चीन के साथ अपना गठजोड़ बनाने लगते हैं। चीन ने हमारी संप्रभुता को चुनौती दी लद्दाख में आकर, हमने अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने शुरू कर दिया, हम क्वाड के नजदीक आना शुरू कर दिया। तो हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार कर रहे हैं। दो बात वो हमारी सुना रहे हैं, दो बात वो हम उनकी सुन रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा, एक उदाहरण से आप समझिएगा। 3 रिश्तों के बारे में आपको बताता हूं, 3 रिलेशंस के बारे में। पति पत्नी का संबंध है, एक महिला मित्र और पुरुष मित्र, जिसको इंग्लिश में आप समझते हैं कपल वगैरह क्या बोलते हैं, BF GF क्या बोलते हैं, उनका रिलेशन है। आपको किस में लगता है कि संप्रभुता किस में ज़्यादा है? संप्रभुता पति पत्नी के संबंध में ज़्यादा है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में संप्रभुता ज़्यादा है? दोनों बंदों को बताइए, सोचिए। पत्नी कहे कि मैं तो मायके जाऊंगी होली पे, पति कहे मैं अपने घर जाऊंगा, मैं अपने मायके जाऊंगा। दोनों अपने मायके चले जाए तो फिर संबंध कहाँ रहा? पति पत्नी रहे कहाँ? वो तो एक है। तो होता क्या, परिवार चलाने के लिए संप्रभु हैं, लेकिन क्या तो परिवार चलाने के लिए आपस में कुछ समझौते किए जाते हैं। जो BF GF भी आपस में समझौते नहीं करते, उनका ब्रेकअप हो जाता है, फिर पार्टी करते हैं, ब्रेकअप पार्टी, है ना। अब पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद हो जाता है कि अगर वो एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, फिर ठीक है, थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है। तो ऐसे राष्ट्र भी क्या करते हैं, इसी रिश्ते की तरह आपस में कुछ समझौते करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की आइडेंटिटी, दोनों की जो इंडिपेंडेंस है, दोनों की जो स्वतंत्रता वो खत्म हो गई। पति पत्नी की स्वतंत्रता खत्म नहीं हुई है। पति को अधिकार है अपने अकॉर्डिंग सॉन्ग सुनने का, पत्नी को अधिकार है अपने अकॉर्डिंग सॉन्ग सुनने का। पति को अधिकार है कि अपने अकॉर्डिंग चैनल मूवी देखने का, पत्नी को भी ये अधिकार है। हाँ, टीवी एक है तो उसमें से एडजस्ट कर लेते हैं कि तुम ये वाला सीरियल देख लो, मैं फिर 1 घंटे बाद ये वाला सीरियल देख लूंगा, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये तो एक तरह से व्यवहार हुआ ना, एक समझौता वाला नजरिया हुआ कि भाई साथ रहना, क्योंकि दुनिया में सबको साथ रहना, क्योंकि हम सब लोग जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। भाई मेरे यहाँ पर तेल उत्पन्न नहीं होता, मैं भारत की बात करूँ, क्या हमारे यहाँ तेल होता? अगर तेल है भी तो उसके निकालने की कॉस्ट खरीदने से ज़्यादा बैठ जाएगी। क्या फ़ायदा होगा? मूर्ख हो जाएंगे हम कि हम आत्मनिर्भरता का नारा देकर क्या करें, फालतू में खर्च करें। अरे इतना भी ईगो किस बात का है? अगर हम बहुत ही ज़्यादा ईगो कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए कि मैं खुद का तेल निकाल लूँगा जी, काहे? जब सस्ता मिला ले लो ना। अरे एक मेरे मित्र कहते हैं, नाक इतनी लंबी मत करो कि जगह जगह से कटती रहे, हर जगह कटती रहे। अरे जहाँ लगे दरवाज़ा छोटा है, थोड़ा झुका के निकल जाओ आगे, फिर छोटे हो जाना। तो समय होता है कभी झुकना कभी बढ़ना, हाँ या ना। तो आज के दौर में हम बात करें, अगर अमेरिका कहे कि मुझे मैंगो खाना है, तो मैंगो खाने के लिए भारत से बात करनी पड़ेगी। अमेरिकन कहें कि हमको क्या करना है, आध्यात्म सीखना, हमको योगा सीखना, तो आओ ना, हम सिखाएंगे। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, सिखाएंगे हम उनको। हम अमेरिका से कहें हमको सैटेलाइट बताइए, सिखाइए, अमेरिका के आज हम सिखाते हैं।
तो ये तो एक दूसरे का सहयोग है, एक दूसरे का व्यवहार है। और मैं तो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बताता हूँ कि जब हम दुनिया से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो वो एक दूसरे क्या करते हैं, सीखते सिखाते हैं। कुछ कटु अनुभव, कुछ मधुर अनुभव। कभी आप किसी से मिल के भले बिछड़ गए हों तो हो सकता है उस बिछड़न में एक अच्छी अनुभूति के साथ बिछड़न हो कि जिंदगी भर आप याद करें, एक था। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत कठिन अनुभव तो कभी जिक्र ही नहीं करना चाहोगे, नाम आते कि किसका नाम आ गया कि तेरे नाम को तो मैं डीओजी ना पालूं, ये तक भी हो जाता है। तो यही है कि हम जब समाज से इंटरेक्शन करते हैं तो कुछ अच्छा कुछ बुरा हम सीखते हैं। तो ये तरीका भी है समझ में। तो देश भी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, कुछ हम उनको दे रहे हैं, कुछ वो हमको दे रहे हैं। यही तरीका, यही प्रोसीजर है। आज देखिए दुनिया को लगभग 150 देशों को भारत ने अपनी वैक्सीन दी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि भारत उनकी संप्रभुता पर क्या करेगा, अपना अधिकार जताएगा कि देखो तुमको हमने वैक्सीन दी थी, अब ये एक निर्णय तुम हमारे अकॉर्डिंग मानो। अब वो चाहे तो माने चाहे ना माने, मना कर सकते हैं। वैक्सीन दी थी तो एहसान हो गया, भूल गए, ऐसे भी हो सकता है। चलिए, तो ये मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि संप्रभुता को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। हर देश अपनी संप्रभुता को लेकर चलने का प्रयास करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होता है, क्योंकि एक देश दूसरे देश से क्या है, निर्भर है, जुड़ाव है। जो चीज़ हमारे यहाँ पर होती है वो उनके यहाँ पर नहीं है, जो उनके, उसका कई कारण है। कॉस्टिंग भी ज़्यादा है, वेदर भी होता है। भाई जो आपके ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान के अंदर हो जाएंगे वो भारत में उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। जो राजस्थान की धरती पर उत्पन्न हो जाएगा वो हरियाणा की धरती पर उत्पन्न नहीं होगा। जो हरियाणा पे होगा वो राजस्थान में नहीं होगा। तो इंटरेक्शन होगा ना आपस में, हरियाणा राजस्थान आपस में व्यापार करेंगे। ऐसे विदेशों की जलवायु है। और फिर वही बात आती है, क्यों खरीदें, क्यों बनाएं जब और जगह सस्ता मिल जा रहा है। जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं वो पैदा करेंगे, पैदा कर वहाँ भेजेंगे, हम उनके यहाँ से उनका लेकर आएंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपस में एक दूसरे से जुड़ाव होगा, संपर्क बनेंगे, संबंध बनेंगे, मजबूती आएगी। कल को कोई देश हम पर हमला करेगा, दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि दोनों के आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। एक तो ये रीज़न। और दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं दोस्तों, तभी सीखते भी हैं। आपको अकेले छोड़ दिया जाए, आप आइसोलेट हो जाएं तो पागल हो जाओगे साहब, संत हो जाओगे या फिर अलग स्थिति हो जाएगी। ऐसे समझ नहीं चलता। हम स्कूल क्यों जाते हैं बच्चों को सुन, भाई वो पढ़ाई तो घर में माँ भी पढ़ा सकती है। मेरा भांजा है, उसको मम्मी, उसकी मम्मी सब कुछ सिखाती हैं। मैं पूछा ये तुझे किसने सिखाया, मम्मी ने सिखाया। ये किसने सिखाया, नानी ने सिखाया। ये किसने सिखाया, नाना ने सिखाया। तो बेटा स्कूल में क्या सिखाया, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी स्कूल भेजा जा रहा है, इतनी फीस दी जा रही है, इसलिए भेजी जा रही है ताकि वो स्कूल के अंदर सामाजिकता सीखे। अब घर में रह के पढ़ा दिया गया, घर में रह के सिखा दिया गया, तो डर यह कहीं महात्मा बुद्ध ना बन जाए, क्योंकि बुद्ध ऐसे ही बने थे, घर में रह के पढ़ रहे थे, बाहर कभी गए नहीं। जब बाहर गए तो उनको वैराग उत्पन्न हो गया दुनिया से। इतना दुख, क्योंकि पहले दुख देखा नहीं था। माँ बाप की छतरी के नीचे थे, माँ बाप ने हर तरह के सुख उनको उपलब्ध कराया। जैसे बाहर निकला, दुख देखा तो वैराग उत्पन्न हो गया, सब छोड़ छाड़ के चले गए इस देश के लिए। तो ये दोस्तों हम लोग कहें संप्रभुता की बात। आगे, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी आदि का प्रभाव, इसका भी प्रभाव है किसके ऊपर, संप्रभुता के ऊपर पड़ता है। आज पर्यावरण के नाम पर बहुत सी बातें हो जाती हैं, प्रौद्योगिकी के नाम पर बहुत सी बातें हो जाती हैं। हमको अगर प्रौद्योगिकी चाहिए किसी देश की, पर्यावरण को लेकर आप नदी की बात करें, अब तो देखिए बड़ा आने वाले समय और विकट होने वाला है। अभी मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, चीन ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। वो क्या कर सकता है, कहीं और के बादल लाकर किसी और जगह क्या कर सकता है, उनको बरसा सकता है। तो उस पर एक लेखक ने चिंता जताई, तो कल को वो ऐसा भी कर सकता है किसी देश के बादल चुरा के ले आए और अपने यहाँ पर आके क्या, जो उसका एकदम पानी वाला क्षेत्र नहीं है वहाँ पर क्या कर दे, बारिश करवा दे। तो कल को हो सकता है बादलों की चोरी को लेकर ही फोर्स बनानी पड़े कि कोई हमारे बादल चुरा के ना ले जाए। सोचिए। तो उसमें भी कहीं ना कहीं संप्रभुता का टकराव होगा। हम आज भी देखें पर्यावरण के मुद्दों को लेकर। इसके अलावा देखें विकसित विकासशील देशों में, विकसित देशों के साथ विकासशील के ऊपर बहुत दबाव रहता है। विकसित देश विकासशील के अलावा अल्पविकसित देशों का शोषण, कोई संप्रभुता नहीं है। अल्पविकसित देश क्या करेगा, सूडान क्या करेगा, सूडान की सरकार की सूडान में नहीं चलती है, तो वो तो देश ही नहीं है, वो कंडीशन में ही नहीं आता है। तो ये मैंने कहा कि संप्रभुता को इससे आप देख सकते हैं।
तो एक लेक्चर आपको पूरा हो ही गया, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया इस मुद्दे को लेकर। चलिए, तो ये आपने एक बात समझी कि भाई हमारे यहाँ पर हम देखें तो संप्रभुता को कब कब क्या चुनौती मिली, भारत के संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में, हर तरह से आपने इसको समझने का प्रयास किया। आइए अब हम भारत के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्या भारत एक संप्रभु है? जी हाँ, प्रेम्बल की फर्स्ट लाइन में ही हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आप देखें प्रस्तावना में अगर आप देखें तो सपस्फलग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्यों लिखा? ये भी तो हो सकता था ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, केवल प्रभुत्व संपन्न लिखकर भी काम चल सकता था। इसका मतलब ये होता है कि भारत एक संप्रभु देश है। लेकिन संपूर्ण शब्द इसलिए जोड़ा क्योंकि जब हमने कॉमनवेल्थ और यूएनओ की मेंबरशिप ली तो तब हम पर एक एलिगेशन लगा कि भारत ने तो कहीं ना कहीं अपने संप्रभुता को क्या कर दिया है, ब्रिटेन को दूसरे तरीके से क्या ट्रांसफर कर दिया है या फिर अपने यूएनओ को दे दिया है। तब हमने कहा नहीं साहब, हम यूएनओ के मेंबर बने हैं, कॉमनवेल्थ के मेंबर बने हैं तो ऐच्छिक हैं, हमने किसी तरह के संप्रभुता का कोई ट्रांसफर नहीं किया है। हम जब चाहें इन संगठनों से अपने आप को अलग कर सकते हैं, जब चाहें जोड़ सकते हैं। इनके निर्णय हम पर क्या नहीं होंगे, बाध्यकारी नहीं होंगे। हमारा मन करेगा तो हम मानेंगे हम एक इंडिपेंडेंट, एक संप्रभु देश के नाते इनसे क्या बने, मेंबर बने, क्योंकि संगठन में जुड़ने कोई बुराई नहीं है। संघ शक्ति कलयुगे, महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा है, गीता में कहा है कि संघ कलयुग में संगठन में शक्ति है, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। बुरी शक्तियों से लड़ना है, बुरे लोगों से लड़ना है तो तरीका है अच्छे लोग एक हो जाओ, तभी आप बुरे लोगों से लड़ पाएंगे। संघ शक्ति कलयुग। क्लियर दोस्तों? तो उस सिद्धांत पे काम हुआ, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात हमारे प्रेम्बल में ही पहले में लिखी है। दोस्तों, जैसे कहा कि संप्रभुता का कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन हम देखें तो प्राचीन समय से ही संप्रभुता किसी न किसी मायने में रही है। हाँ, ये जरूर था कि पहले संप्रभुता राज्य में ना होकर राजा में, सम्राट में, अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, लेकिन संप्रभुता रही है। जो मैंने एक उदाहरण भी दिया था, जब पहला आपको राजा बना होगा तो राजा ने क्या किया था, राजा बना कैसे था कि जब चारों ओर हाहाकार था, बुरी शक्तियां लोगों को सताती थी, बुरे लोग सताते थे, तो मैं उसको हमेशा का नाम देता हूं राक्षस लोग। राक्षस लोग जब संतों को, सामान्य लोगों को सताते थे, मत्स्य न्याय का प्रचलन था, बड़ी मछली छोटी मछली को जैसे खा जाती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला सिद्धांत था कि जो ताकतवर व्यक्ति था वो कमजोर लोगों का शोषण कर छीन लिया करता था। मान लीजिए सब लोग उत्पन्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फल ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, अन्न उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन जो ताकतवर व्यक्ति था, जो राक्षस दानव था, वो उन सबसे छीन लिया करता था क्योंकि ताकतवर था। तब ये सब कमजोर लोग कह लीजिए, सामान्य लोग कह लीजिए, कमजोर भी नहीं, सामान्य लोग जिनका काम उत्पादन कर लड़ना वड़ना नहीं था, तब वो क्या करते हैं, एक शक्तिशाली पुरुष के पास या शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाते हैं, महिला कोई भी आप कह लीजिए, पहले रानियां भी थी, उनके पास गए और जाकर बोले, हे श्रेष्ठ, हे राजन, आप हमारी रक्षा करें। उस शक्तिशाली ने कहा कि भैया मैं तुम्हारी रक्षा क्यों करूं, मैं अगर तुम्हारी रक्षा करूंगा तो मेरी बीवी बच्चे को कौन पालेगा, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को कौन देखेगा, उनको भी तो मुझे खाने की व्यवस्था करनी, भोजन की व्यवस्था करनी है। तो उन्होंने कहा, उन लोगों ने जो कमजोर थे या सामान्य लोग थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या बोला कि हे राजन, आप हमारी रक्षा करें, श्रेष्ठ आप हमारी रक्षा करें, हम आपको अपनी उपज का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करेंगे, आपको देंगे। अब ये अलग अलग जगह है, कोई मनुस्मृति में 1/10वां हिस्सा, चाणक्य और 7 से 1/6वां हिस्सा हो गई। चाणक्य राजा को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहता था, अलग अलग जगह अलग अलग वृत्तांत है, विदेशों में कुछ हो रहे, हम अपनी बात भारत के बारे में बात करें, हिस्सा देंगे। तो राजा ने कहा ओके, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो राजा ने क्या किया, एक बाउंड्री खींची। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं नहीं जानता ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। राजा ने क्या कि बाउंड्री खींची और बाउंड्री खींच के कहा कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो मेरे लोग हैं, इनकी सुरक्षा का जिम्मा, इनकी रक्षा का जिम्मा क्या है, मेरा है। उन राक्षसों को कहा, उन दानवों को कहा जो सताता थे, परेशान करते, उनको कहा कि तुमने अगर इस क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को छुआ, टच भी किया, तो मान लेना तुमने बाहुबली की तलवार को छुआ।
ठीक है। तो वो राजा क्या करता था, शक्तिशाली व्यक्ति क्या करता था, उन सबकी रक्षा करता था, बदले में वो सब उनको क्या करते थे, एक अमाउंट। तो जब उस राजा ने उस बाउंड्री को खींचकर कहा कि इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग मेरे हैं, इनकी रक्षा जिम्मा, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से संप्रभुता की बात थी, जिसमें उसने उस क्षेत्र में दावा किया था अपनी संप्रभुता कि जिसमें मेरा निर्णय होगा, मेरी चलेगी। कई बार क्या होता था कि वो जो दानव बहुत ताकतवर होते तो क्या करता था, वो राजा दूसरे राजा संपर्क करके 2 राजा मिलकर उस दानव का वध किया करते। जैसे हम लोग बात करें, राम ने सेना इकट्ठी की, सुग्रीव को लिया साथ में, पूरी सेना साथ में ली, तब रावण पे चढ़ाई की, क्योंकि रावण के मुकाबले राम उस समय वीक महसूस कर रहे थे आपको, तो उन्होंने पूरा एक सेना बनाई, सेना में लाकर रावण के ऊपर क्या की, चढ़ाई की। मैं ये नहीं कहा कि राम कमजोर थे, मैं एक विषय पे जानना चाहूँगा, एक बात इसमें बोल रहा हूँ कि राम एक राजा के संदर्भ में बात कर लीजिए, राम राजा, राम को ईश्वर की तरह आप, जो अलग विषय है, मैं एक राजा के संदर्भ बात करूँ कि राजा ने एक दूसरा सुग्रीव राजा संपर्क लिया और रावण पर क्या की, चढ़ाई की। क्लियर। तो आप देखें, जब राम भगवान श्री राम क्या करते हैं, रावण को मारकर वापस आ जाते हैं अयोध्या, तो वो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। वो अश्वमेघ यज्ञ में क्या कहते हैं कि ये घोड़ा जहां जहां से निकलेगा, अश्व जहां जहां से निकलेगा, वो राजा या तो मेरी संप्रभुता को स्वीकार करेगा या फिर मुझसे युद्ध करेगा। तो आप देखते हैं क्या सब राजा राम की संप्रभुता को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। आपने अगर रामायण सीरियल देखा हो तो बाद में बच्चे क्या बोलते हैं, पापा हम आपकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम आपसे नाराज हैं। लो कुछ, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट था। महाराणा प्रताप अकबर के बीच में जो इतना लंबा वॉर रहा, वो भी कहीं ना कहीं संप्रभुता का संघर्ष था। अकबर तो ये तक भी आती है बात है कि भाई तुम संप्रभुता स्वीकार कर लो। भाई इतना ज़्यादा भी, छोटा सा आप मान लीजिए मेवाड़ की हम बात करें, इतने बड़े पूरे भारत का जो सम्राट बना हुआ हो, राजा बना हुआ हो, अगर थोड़ा क्षेत्र उसको नहीं मिलता तो उसको भी आफत आ जाती। लेकिन नहीं, ये बात थी कि पूरा नियंत्रण है मेरा पूरा राज्य के ऊपर, पूरे क्षेत्र के ऊपर, पूरे देश के ऊपर। उसको साबित करने के लिए महाराणा प्रताप पे क्या करता है, दबाव बनाता है कि तुम संप्रभुता स्वीकार करो। तब राणा क्या बोलते हैं, करे कोणी, चाहे घास की रोटी खानी पड़े पर करे कोणी। तो जो कॉन्सेप्ट था ये भी किसका था, संप्रभुता का था। अरे ब्रिटिश भारत आने के बाद 1757 के युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की, तब उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र पर जो नियंत्रण किया वो भी तो उन्होंने अपनी संप्रभुता की। अब मेरे निर्णय चलेंगे, ब्रिटेन निर्णय चलेंगे, अब यहाँ के राजाओं के निर्णय नहीं चलेंगे। जब ब्रिटिश यहाँ से गए तब क्या था, तब क्या मिली, अरे देश वही था, जनता वही थी, सरकार भी यहाँ के लोगों की मिली, लेकिन उस सरकार के पास क्या थी, संप्रभुता। जो अंतरिम सरकार बनी उसके पास संप्रभुता, जो फिर 26/1950 के दिन है उसके बाद जो सरकार बनी, वो पूर्ण संप्रभुता को उसने क्या किया, यूज किया। तो ये भी संप्रभुता की बात थी। आज भी आप देखें, जो नक्सलवादी हमले करते हैं, माओवादी हमले करते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं, आप नक्सलवादी माओवादी की बात केवल करें तो वो क्या करते हैं, एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं, कहते हैं ये क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर खाकी और खादी इज नॉट अलाउड हियर, इधर भारत का संविधान नहीं चलेगा, चाइना का संविधान चलेगा। ऐसा भी माओ के प्रभावित होकर माओवादियों ने बोला। 70 के दशक की बात कर रहा हूं, हाँ या ना। तो जो ये पूरा संघर्ष है कि क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर जनता ना अदालत चलेगी, जनता ना सरकार चलेगी, यहाँ पर भारत का संविधान नहीं चलेगा। तो ये भी वो क्षेत्र के अंदर जो बात करते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट जो बनाते हैं, ये भी तो संप्रभुता। उन्होंने क्या किया, भारत की संप्रभुता को, भारत के संविधान को नकार कर भारत की संप्रभुता को नकारा कि यहाँ पर हमारी चलेगी। और अभी देखिए, अभी हाल में हमले हुए, 20-22 हमारे जवान मारे गए। ठीक है दोस्तों, संप्रभुता दुनिया में आप देखिए, पूरी दुनिया में आप देखिए, आज भी जो आप IS को देखते हैं, जब उन्होंने पूरा इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया बनाया, कहा कि यहाँ पे हमारी चलेगी, अबू बकर अल बगदादी की चलेगी, वो चलाएगा, खलीफा का सिद्धांत आया, वो सब सिद्धांत इससे जुड़ा हुआ है। तो संप्रभुता को अब भारत में बात करें, भारत से बाहर बात करें, हर जगह संप्रभुता की बात रही। भारत की अगर हम संप्रभुता की बात करें तो भारत की जो संप्रभुता है वो जनता में है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या बोलोगा, प्रेमबल की फर्स्ट लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मापित करते हैं। इनेक्ट, गिव टू आवर सेल्फ, और एडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ।
हमारे यहाँ जो लोकप्रिय संप्रभुता है कि जनता के पास है, और जनता क्या करती है, अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण करती है किसमें, सरकार में। राज्य, देखिए अब मैंने कहा जैसे राज्य में संप्रभुता होती है, लेकिन राज्य संप्रभुता का प्रयोग किसके माध्यम से करता है, सरकार के माध्यम से। और राज्य की संप्रभुता मतलब क्या है, जनता की संप्रभुता, क्योंकि जनता सर्वोच्च है। तो जनता क्या कर रही है, अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण कर रही है किसको, सरकार को, चुनाव के माध्यम से। तो चुनाव वो फेस्टिवल है, वो उत्सव है जहां पर जनता अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण किसको करती है, सरकार को करती है। और सरकार जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उस संप्रभुता का क्या करती है, प्रयोग करती है। और सरकार कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो जनता के अहित में हो, बल्कि जनता के हित में होना चाहिए। अब ये विषय अलग है, हित क्या है अहित क्या है, ये अलग विषय। जब मैं लोकतंत्र की चर्चा करूंगा तब मैं इसको पूरा बताऊंगा कि अब किसान जैसे आंदोलन कर रहे हैं, सीए को लेकर विरोध था, और भी बहुत सारे विरोध होते रहते हैं। तो हित अहित कैसे निश्चित होगा कि ये सही है ये गलत है। कुछ समाज में क्या होता है कि अंतरजातीय विवाह नहीं होने देंगे, ऑनर किलिंग तक हो जाती है, जबकि संविधान के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि एक पुरुष और एक महिला स्वतंत्र है, एक लड़का लड़की स्वतंत्र है। तो सही क्या गलत क्या, ये अलग विषय है। इस पर मैं चर्चा लोकतंत्र के अंदर हम लोग करेंगे, जब उसमें वीडियो में चर्चा करूँगा तब मैं इसको बात आपको बताऊंगा। भारत के सामने अनेकों अवसर पर आई, जैसे हम लोग बात करें जब हमने एटॉमिक टेस्ट किया तब हमारे सामने क्वेश्चन क्रिएट हुआ, पूरी दुनिया के हम पर प्रतिबंध लगाए गए, हमें दुनिया के सामने झुकने को कहा गया, लेकिन हम नहीं झुके। तो उस समय हमने मजबूत तरीके से संप्रभुता को बनाए रखा। कॉमनवेल्थ है, यूएनओ के मेंबर बने, यूएनओ की कई बार बातें हुई, हम पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे। और भी अनेकों अवसर पर हमने देखा, जैसे ईरान से हम तेल खरीदने में प्रतिबंध लगा दिया गया अमेरिका के द्वारा। तो अनेकों अवसर पर भारत के सामने संप्रभुता को लेकर चुनौती आई, लेकिन भारत ने उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी संप्रभुता को बनाए रखा। और मैं बता ही चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में इस प्रकार की परिस्थितियाँ कई बार आती है, और यह परिस्थितियाँ केवल भारत के सामने नहीं, अमेरिका जैसे एक ताकतवर मुल्क के सामने भी आती है, सभी के सामने आती है। चलिए दोस्तों, एक अंतिम मैं कॉन्सेप्ट आपको दे दूं संप्रभुता के बारे में ही। मैं बार बार बोल रहा हूँ, राज्य, स्टेट क्या करता है, संप्रभुता का प्रयोग करता है। तो वही एक शब्द और आता है दोस्तों, प्रांत और राज्य। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। राज्य के लिए अगर हम बात करें तो 4 तत्व, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और आपका संप्रभुता। ये जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, क्योंकि प्रांत के पास भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता होती है कि प्रांत के पास नहीं होती। संप्रभुता प्रांत के पास नहीं होती। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है कि हम भारत को राज्य कहें या हम यूपी बिहार को राज्य कहें। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो देखें, भारत को भी राज्य कहा जा रहा है और प्रांत को भी क्या कहा जा रहा है, राज्य कहा जा रहा है। जैसे यूपी बिहार को हम भारत को भी क्या बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पर भारत को भी राज्य शब्द यूज हो रहा है, और यूपी बिहार के लिए भी एक राज्य शब्द यूज हो रहा है। इनके लिए भी राज्य शब्द, हरियाणा, महाराष्ट्र, कुछ भी, छत्तीसगढ़, पंजाब, कुछ भी आप कहें, सबके लिए राज्य यूज हो रहा है। ये क्या सीन है, प्रांत क्यों नहीं यूज हो रहा? आप जानते होंगे दोस्तों, आज़ादी से पूर्व जितने भी हमारे यहाँ पर ये राज्य हुआ करते थे, इन सब के लिए वर्ड यूज क्या होता था, प्रांत। लेकिन आज़ादी के बाद इन सब के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, राज्य शब्द यूज हो रहा है। ये को समझिएगा संप्रभुता क्या जुड़े, मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि मैंने दोस्तों आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊँ, जब मैं स्टडी करता था
तो जो मेरे टीचर थे, मैं नाम तो उनका नहीं लूँगा क्योंकि आज भी वो अध्यापन कार्य में जुड़े हुए हैं, तो वो बोलते थे कि यूपी बिहार जो है इसके लिए राज्य शब्द यूज़ करना बहुत ही गलत बात है, इसके लिए शब्द यूज़ होना चाहिए प्रांत। वो आज ही ये बात बोलते थे, उस समय ही बोला करते थे, इनके लिए वर्ड यूज़ होना चाहिए प्रांत। तो संविधान में ये शब्द गलत लिखा हुआ है राज्य, वो ये बोलते थे। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता था कि यार ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, संविधान निर्माता गलती कर दें? संविधान निर्माता गलती नहीं किए। समझिएगा राज्य प्रांत और राज्य का चक्कर क्या है। जब कोई हम लोग बात करें राजतंत्र की बात करें, उपनिवेश या साम्राज्य की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, जो केंद्र का कंट्रोल होता है प्रांतों के ऊपर, पूर्ण कंट्रोल होता है प्रांतों के ऊपर। वो प्रांत को कोई स्वतंत्र इकाई बिल्कुल भी नहीं मानते, वो प्रांत को बल्कि क्या मानते हैं, अपनी एक प्रशासनिक इकाई मानते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मानते हैं, प्रशासनिक इकाई मानते हैं। क्लियर? प्रांत को एक प्रशासनिक इकाई, प्रांत को कोई राइट्स नहीं होते, जो सेंटर कहेगा वो प्रांत करेगा। जब चाहे वो प्रांत से क्या करें, शक्तियों को छीन लेगा, दे भी जाती है शक्तियाँ, तो शक्तियाँ कभी भी छीनी जा सकती हैं, केंद्र को पूरा अधिकार होता है, डेट इज प्रांत। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें भारत के अंदर, आज के संदर्भ में हम बात करें तो आप मान सकते हैं जिला, डिस्ट्रिक्ट, तो कुछ कुछ उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, केंद्र का प्रांतों पे क्या होगा, इस प्रकार कंट्रोल। तो ये आपको औपनिवेशिक शासन के दौरान, राजतंत्र के अंदर, यहाँ पर आपका क्या होता है, एक तरह से मान लीजिए संघवाद न होकर बल्कि पूरा कंट्रोल सेंटर के पास, यानी कि आपका एक तंत्र मान लीजिए, पूरा कंट्रोल होना। क्लियर? उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, एकात्मक सरकार के अंदर इस तरह के प्रोविंस शब्द यूज होगा एकात्मक सरकार के अंदर। क्लियर? लेकिन जब संघात्मक सरकार की बात करते हैं, जैसे हम बात करें कि इसकी यूएसए की, तो यूएसए में जो पूरा कंट्री है उसको भी क्या कहा जा रहा है, राज्य कहा जा रहा है। उसके अंदर भी जो आप देखें, जो 13 राज्यों, स्वतंत्र राज्यों ने जो पहली बार घोषणा की थी, तो 13 स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया था कि हम साथ रहेंगे। वो एक संघात्मक व्यवस्था को लेकर चले। वहां दो संविधान हैं, केंद्र का अलग संविधान है, राज्यों का अलग संविधान है, यानी कि जो वहाँ पर स्टेट्स हैं उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। प्रांतों में यहाँ पे एकात्मक सरकार के अंदर प्रांतों की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उन 13 राज्यों ने समझौता कि आज करीब 50 राज्य भी हो गए, तो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी अपनी क्या है, एक आज़ादी है। तो वहाँ पर जितने भी आपके आज 50 स्टेट हैं वो सब क्या राज्य कहलाते हैं, और केंद्र भी एक राज्य हो गया। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो भी एक राज्य है, वहाँ भी वो राज्य है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हमने एकात्मक कॉन्सेप्ट नहीं लिया, हमने प्रांत का सिद्धांत नहीं लिया। हमने जो कॉन्सेप्ट लिया वो कॉन्सेप्ट किसके लिया दोस्तों, हमने कॉन्सेप्ट लिया किसका, आपका अमेरिका वाला। आप सब कहोगे कि हमने अमेरिका वाला अगर कॉन्सेप्ट लिया है, अमेरिका वाला सिद्धांत लिया है, तो हमने अमेरिका के लिए दो संविधान क्यों नहीं रखे, हमने राज्यों को वो अधिकार क्यों नहीं रखे? हमने कहा नहीं साहब, हम एक काम करते हैं, हम अमेरिका का पूर्ण तरीके से नहीं लेते, हम अलग अलग संविधान नहीं बनाएंगे केंद्र का और राज्य का। हम क्या करेंगे, केंद्र और राज्य का संविधान तो एक ही बनाएंगे, लेकिन संविधान के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे दोनों के अलग अलग अस्तित्व भी दिखाई दें। वो क्या था दोस्तों, आपका 7वीं अनुसूची, जिसमें हमने क्या किया, केंद्र सूची और राज्य सूची को क्या कर दिया दोस्तों, बना दिया। अब राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर राज्यों को पूर्ण अधिकार है। कुछ मामलों को छोड़ दीजिए, आर्टिकल 249 है, 249 है, इस तरह मामलों को छोड़ दीजिए। कुछ इस तरह के इश्यूज हो जाएं तब हम बहुत ही, वो भी एक बड़ा विषय हो जाता है, तब जाकर केंद्र क्या करता है, राज्य के मामले में हस्तक्षेप करता है। लेकिन सामान्य तो हमको क्या दिख रहा है, हमको पीएम भी दिख रहे हैं, तो साथ में हमको क्या दिख रहे हैं, सीएम भी दिख रहे हैं। तो इसी वजह से हमने क्या किया, यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तो खैर यूटी हो गया, उनको हमने क्या किया, राज्य शब्द का प्रयोग किया। क्लियर? क्योंकि राज्य में क्या हुआ कि हमने एक संघात्मक व्यवस्था को अडॉप्ट किया, और संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र और राज्य, यानी कि राज्य के पास कुछ तो संप्रभुता है।
जो ये राज्य सूची का विषय है, जैसे मैंने कहा संप्रभुता राज्य का फीचर है। अब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्या हो रहा है भाई, राज्य, हम राज्य बात कर रहे हैं कि केंद्र के पास भी आज़ादी है कुछ मामलों में और कुछ मामलों में राज्यों के पास भी आज़ादी है। तो यहाँ भी संप्रभुता है और यहाँ भी संप्रभुता है। तो इस कॉन्सेप्ट को, हालांकि संप्रभुता बटी नहीं है, संप्रभुता है अमेरिका के पास ही, लेकिन संप्रभुता का क्या हुआ, अधिकार बांट लिए गए हैं। तो कुछ ऐसी बातें यहाँ पर हुई। तो हमने जो कॉन्सेप्ट लिया अपने संविधान के अंदर वो यूएसए का कॉन्सेप्ट कॉपी किया, इसलिए हमने आज़ादी के बाद आपको कभी प्रांत शब्द नहीं यूज मिलेगा। हाँ, आज़ादी से पहले आप देखें तो आपको हर जगह क्या पढ़ने को मिल रहा है कि भारत में इतने प्रांत थे, भारत में इतने प्रांत थे, इतने ब्रिटिश प्रांत, इतने रियासतें थी, ये आपको पढ़ने को मिला। आज़ादी के बाद क्या हो गया, राज्य शब्द यूज हो गया। तो ये भी थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि संप्रभुता को लेकर ही ये एक मामला रहता है कि हम प्रांत कहें, राज्य कहें, क्या ना कहें। तो भारत में इसलिए क्या कहा जा रहा है, राज्य कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो आपका प्रभुसत्ता के ऊपर में जो दूसरा लेक्चर था, ये सामान्य अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए था, राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी था। लेकिन जो संप्रभुता के ऊपर में जो थर्ड लेक्चर मेरा है, वो शुद्ध रूप से मैंने राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बनाया है, जिसमें एकलवादी और बहुलवादी, इस पर मैंने चर्चा की है। एकलवादी कहते हैं कि संप्रभुता केवल राज्य के पास होनी चाहिए, बहुलवादी कहते हैं संप्रभुता राज्य के अलावा और संगठनों के पास और समुदायों के पास भी होनी चाहिए। उस पर मैंने पूरी चर्चा करी है। तो भाग 3 सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी चाहे तो ना देखें, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी जरूर देखें, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो स्टेट पीएससी के हों, या आपका जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। आपको अगर ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपना कोड INDI2021 डालकर आप पूरा कोर्स ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।